passes through which strait? इसमें से वो कौन सा स्ट्रेट है जिससे इंटरनेशनल डेट लाइन पास करती है? आडम स्ट्रेट। कोई और अटेम्प्ट लेना चाहेगा? सर मलाका। आपको इस चीज का अंदाजा है ये जीएमटी क्या चीज है? यस। ग्रीनविच मीन टाइम। आपको पता है ना कि जैसे आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो वहां का टाइम कुछ और होता है। जैसे अगर आप यहाँ से चाइना का टाइम को देखें तो वो हमसे 3 घंटा आगे हैं। जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस को हम कवर करते जाते हैं, जितने ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल हम डिस्टेंस आगे जाएंगे तो उतने अगर हम 3 लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उससे 3 घंटे का फर्क आ जाता है। तो चाइना हमसे 3 घंटे आगे इसलिए क्योंकि वो हमसे 3 लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंसेस जो है वो आगे है। हमारा जो टाइम है वो GMT +5 है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक जगह है ग्रीनलैंड के इंग्लैंड के अंदर। हमारा जो टाइम है वो है GMT। जो टाइम, इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो टाइम ग्रीनविच मीन टाइम है ना, जो ग्रीनविच में जो इस टाइम चल रहा है उसमें अगर +5 आवर्स करेंगे तो वो हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये पास करती है बेयरिंग स्ट्रेट से। नंबर 2 है व्हिच इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से मॉडरेटर, इनमें से किस चीज कौन सी चीज जो एज मॉडरेटर हम यूज करते हैं? न्यूट्रॉन, सॉफ्ट वाटर, हैवी वाटर, हार्ड वाटर? हार्ड वाटर। हैवी वाटर। इसका आंसर है हैवी वाटर। ठीक है? Yes. Silicon Valley is a nickname for the southern portion of the San Francisco Bay Area in the northern part of the United States. किस वो सिलिकॉन वैली में से किस एरिया को कहते हैं जो नीचे 4 सिटीज के नाम लिखे हुए हैं? कैलिफोर्निया। और उसको सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? सिलिकॉन ज्यादा होगा। सिलिकॉन वैली उसको इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको पता हो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो उसके अंदर मेजर यूज होने वाला जो एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। आपके जो सोलर पैनल्स भी होते हैं वो उसमें भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत ज्यादा यूज हुए होते हैं। ठीक है? तो ये जो सिलिकॉन वैली है ये कैलिफोर्निया के अंदर एक बहुत बड़ी आप इंडस्ट्री समझ लें जहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सिलिकॉन एलिमेंट से बहुत ज्यादा चीजें बनाई जाती है, इसलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है और वो कैलिफोर्निया के अंदर है। ये सारे एमसीक्यूज आपने देख लेने, आगे लिखा हुआ है कि किस ईयर में आए हुए ये। ठीक है? तो ये सारे आज इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहे हैं। यस सर। ये जो भी आपके कमिंग पेपर्स हैं कोई इसमें वंडर की बात नहीं होगी अगर इन्हीं में से ही हुआ, बल्कि इसी में से ही काफी ज्यादा, स्पेशली जो पीएमएस के एमसीक्यूज होते हैं पीपीएससी के, वो हर साल तकरीबन 30 to 40 एमसीक्यूज जो वो एज इट इज रिपीट होते हैं। तो आप प्लीज ये एमसीक्यूज जरूर ध्यान से कीजिएगा और कोशिश करें कि इसको मेमोराइज करें। नंबर 4 है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट? 300 ग्राम। 300 ग्राम्स की नॉर्मली रेंज दी जाती है 250 to 300 ग्राम्स की, लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन पूछी जाए तो ये 300 ग्राम्स जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ म्यांमार रोहिंग्या मुस्लिम्स वर किल्ड बाय बुद्धिस्ट्स? कौन सी स्टेट है म्यांमार की जहां ये मुस्लिम्स पे अक्सर हम न्यूज में सुनते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है? इनमें इन चारों में से वो कौन सी स्टेट है म्यांमार की? बी ऑप्शन। वो है सी ऑप्शन, रखाइन स्टेट जो है इनका, रखाइन स्टेट। ठीक है? म्यांमार का पुराना नाम किसी को पता है? यस सर, बर्मा। बर्मा। और एक मुगल एम्परर था, बादशाह था, जिसको अंग्रेजों ने यहाँ पे ही कैद किया था। बर्मा के किस शहर में उसको कैद किया था? रंगून। बहादुर शाह और उस बादशाह का बहादुर शाह। ठीक है? नंबर 6 है व्हाट इज द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी? स्पाइरल। करेक्ट ऑप्शन है जो स्पाइरल है। मिल्की वे गैलेक्सी जो है, जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है। एक गैलेक्सी के अंदर डिफरेंट स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड, मीटियोराइट्स, नेब्यूलास, सारे मिलाकर जो है ये एक गैलेक्सी बनाते हैं। तो जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा अर्थ है, उसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है? और वो उसकी जो शेप है वो स्पाइरल शेप है।
और हमारी नेबरिंग गैलेक्सी का नाम किसी को पता है? मिल्की वे की नेबरिंग गैलेक्सी का नाम क्या है? कॉर्नियल, उसे एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी की जो नेबरिंग गैलेक्सी है उसका नाम है। नंबर 7, हु एस्टैब्लिश्ड द डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया? कौन से ये गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सर ये वही डुअल गवर्नमेंट? सर ये वही इंटरम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या? आपकी बात की समझ नहीं आई। सर मैंने कहा ये वही इंटरम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या ड्यूअल गवर्नमेंट? नहीं, ये उससे पहले की बात है। ये उससे पहले की बात है। इंटरिम गवर्नमेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे लिखा होगा। ये है रॉबर्ट क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने डुअल गवर्नमेंट इंडिया में शुरू की थी, ठीक है। नंबर 8, मार्को पोलो वाज अ ट्रैवलर। मार्को पोलो वाज बोर्न इन 1254 इन, इनमें से कौन सी सिटी के अंदर जो है मार्को पोलो जो ट्रैवलर था वो पैदा हुआ? वेनिस। वेनिस के अंदर वो पैदा हुआ था, ठीक है। नंबर 9, सुल्तान बलबन वाज डिवोटी। इनमें से किसके डिवोटी थे सुल्तान बलबन? ये है ऑप्शन बी, बाबा फरीद शकरगंज, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। ये these words are associated with Supreme Court decision about Panama Leaks case. Actually these words are taken from which novel? किस नॉवल से ये वर्ड्स लिए गए थे कि behind every successful fortune there is a crime? Hard Times, Animal Farms, Godfather या Paradise Lost? गॉडफादर। Yes, ले कोई? गॉडफादर में से ये वर्ड्स लिए गए कि behind every successful fortune there is a crime. Number 11, who was the first Governor General of Bengal? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जंग हुई थी एक, सबसे पहली जो जंग आप लोगों ने जिसका ईयर आपको याद होना चाहिए वो है बैटल ऑफ प्लासी का। उससे पहले भी हैं पानीपत की जंगें हैं और ये वो, लेकिन जब से ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है या जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब टेक ओवर किया मुगल एम्पायर को, उसके बाद जो पहली मेजर जंग थी वो बैटल ऑफ प्लासी वो हुई थी 1757। आप उसको ऐसे भी याद, जो लोग नहीं याद रख पाते, अगर उनको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस याद है वो किस ईयर में हुई है, वो 1857 में हुई है, ठीक है। उससे एग्जैक्ट 100 इयर्स बैक आप लोगों ने चले जाना तो वो बैटल ऑफ प्लासी का ईयर आ जाएगा 1757। उसके बाद एक जंग हुई है बैटल ऑफ बुक्सार, वो हुई थी 1764 के अंदर, ठीक है। ये जंग जिसमें बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स बने, ये वो हराकर बने थे नवाब सिराजुद्दौला को। बंगाल के जो नवाब थे उस टाइम, नवाब सिराजुद्दौला, उनकी और वर्सेस ब्रिटिश जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको बैक कर रही थी पीछे से लंदन यानी इंग्लैंड, क्वीन की तरफ से उसको बैक थी, तो उनमें ये जंग हुई। उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला हार गया और जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल बने, ठीक है। नंबर 12, when FATA became part of KPK province? 25 मई 2018। 31 मई 2018, नीचे नोट भी दिया हुआ। नंबर 13, in which year Warren Hastings was appointed governor of Bengal? अभी मैंने आपको दो जंगें बताई, ठीक है। एक 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुई, देन 1764 के अंदर हमारी बैटल ऑफ बुक्सार हुई, देन उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश जो एम्पायर थी उनमें जंग हुई, जिसके नतीजे में इन 1773 जो थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल बन गए, ठीक है। यस सर। नंबर 14, who was the first governor general of Indian subcontinent? लॉर्ड किर्जन। लॉर्ड कुर्जन नहीं थे। ये बात हो रही है ये अच्छा, आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि एक ब्रिटिश राज था ईस्ट इंडिया कंपनी जब चल रही थी, यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को आपने समझना है एक तरह का वो इंटरवल है।
कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक आते आते ना ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद अबॉलिश कर दी गई थी और डायरेक्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो डोमिनियन बन गया था क्राउन। ठीक है, तो आपने वो आपने ज़हन में रखनी है, एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले का ब्रिटिश राज और एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद का ब्रिटिश राज। ठीक है, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो बने ब्रिटिश राज आया जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को क्राउन के अंदर अंडर कर दिया, उसके बाद वॉइसरॉय सबसे पहले जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन उससे पहले गवर्नर जनरल का जो ओहदा था वो चलता आ रहा था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले भी जो गवर्नर जनरल का ओहदा था ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे हुकूमत बनाई अपनी, तब से गवर्नर जनरल का ओहदा चलता आ रहा था। तो उनमें सबसे पहले जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे ना, इसमें एक्चुअली वो पूछे तो वो थे विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है by which one of the following acts did the governor of Bengal became the governor general of India? इनमें से वो कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। इट्स इंडिया एक्ट सर। ये सारे ही ब्रिटिश इंडियन एक्ट हैं जितने भी मेंशन किए हैं, सारे वही, सिर्फ इनका नाम अलग अलग है। जितने भी हैं ये सारे ब्रिटिश इंडियन एक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है ना, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके अंदर जो गवर्नर ऑफ बंगाल है ना, उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल का ओहदा बना दिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी में आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहला जो आप समझ लेना कि आपको मैंने बताया था ना कि 11 प्रोविंसेस थे और 562 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। कल मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो उसके अंदर सबसे पहली जो स्टेट थी या सबसे पहला जो प्रोविंस जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपनी हुकूमत बनाई वो बंगाल था, और वो उन्होंने बनाई 1773 के अंदर। ठीक है, जब नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने हटा दिया वहां से। उसके बाद 1833 जो चार्टर एक्ट है, इसके थ्रू उन्होंने जब जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उन्होंने सिर्फ बंगाल को ही नहीं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपनी डोमेन में ले लिया था। ठीक है, इसी वजह से फिर ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो ओहदा था ना, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ओहदे में तब्दील हो गया था द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के जरिए। नंबर 16, which act provided for the appointment of a governor general of Bengal? अभी चले आप मुझे बताएं कि मैंने अभी आपको बताया इनमें से कौन सा एक्ट होगा जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया? 1833 एक्ट। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। The Charter Act of 1833. Act of 1833। मैंने आपको अभी बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले बनाया गया था, उसके बाद वो ओहदा कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। अब ये दो चीजें, ये दो साथ साथ इसलिए लिखे हैं कि आप लोग ये कंफ्यूजन दूर कर लें। नंबर 15 और नंबर 16 को आपने गौर से देखना है। जो मैं बात बता रहा हूँ आपने वो गौर से सुननी है, बल्कि मैं आपको लिख कर बताता हूँ। 1773 इसके अंदर क्या होता है? गवर्नर जनरल ऑफ, एक सेकंड, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये बनाया जाता है। ठीक है, 1773 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला को आउट करके उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। सही है, और वो बनाया गया था, वो बल्कि आप मुझे बताएंगे किससे बनाया गया था। और उसके बाद ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडियन के सारे प्रोविंसेस के ऊपर मेजॉरिटी हासिल कर ली या पूरा उसको काबू कर लिया, तो फिर क्या होता है 1833 के अंदर ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ओहदा था ना, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ओहदे में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये दो चीजें हैं, एक 1773 में बनाई गई, तब सिर्फ एक प्रोविंस था उनके पास, कौन सा? बंगाल। फिर 1833 में क्या हुआ, वो गवर्नर जनरल का ओहदा इंडिया के गवर्नर जनरल के ओहदे में बदल गया। ये चीज समझ आई आपको? यस सर। तो अब आप मुझे बताएं कि ऊपर वाले एमसीक्यूज में उन्होंने पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा ओहदा, फिर नंबर 15 पे देखें उन्होंने पूछा हुआ है कि किस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया? तो वो था द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपने ईयर को देख के बताना है।
वो 1833 वाला एक्ट होगा। वो कौन सा था? वो चार्टर एक्ट था। Yes. नंबर 16 में ये पूछ रहा है कि अपॉइंटमेंट जो हुई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, वो किस एक्ट थ्रू की गई थी? तो अब आप मुझे बताएं इनमें से वो कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? 1773 वाला। द रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए जो है 1773। वेरी गुड। नंबर 17 है ऑपरेशन मिडनाइट जैकल वाज लॉन्च टू। इनमें से क्या काम करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? ये है ऑप्शन बी, बेनजीर की जो गवर्नमेंट थी ना उसको टॉपल करने के लिए 1996 वाली। आपको पता है ना कि बीपी की जो हुकूमत है वो 2 मरतबा आई थी और दोनों मरतबा उसको टॉपल कर दिया गया था। ये जब हम पढ़ेंगे ना पाक अफेयर, एक पूरी डिटेल है जो पॉलिटिकल साइंस में भी आपके काम आएगी, आपके करंट अफेयर में भी काम आएगी, पाक अफेयर में भी काम आएगी, देन आईआर जो रखेंगे उनके भी काम आएगी, क्योंकि इसमें जो डिस्कशन है वो है 18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पाकिस्तान का करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 18वीं तरमीम की गई थी 2010 में, इसकी जब हम इस क्वेश्चन को जब हम आंसर करने लगते हैं तो उसमें हमने पूरी डिटेल बतानी होती है कि ये 18th अमेंडमेंट एक्चुअली की क्यों गई। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ये एक गेम चली हुई थी पूरी, जिसमें कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को कभी एब्रोगेट नहीं किया गया, ठीक है। उसको हमेशा ही कभी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में, ओरिजिनल जो उसकी फॉर्म है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसमें, लेकिन कभी उसके ना अमेंडमेंट करके उसको सेमी पार्लियामेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था, फिर दोबारा उसको पार्लियामेंट्री में कर दिया गया, देन अगेन उसको सेमी पार्लियामेंट्री में कन्वर्ट किया गया। ये एक गेम लगी रही 2010 तक। ये चीज एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक चलता रहा, क्योंकि जो जिसका दिल करता था, जब भी डिक्टेटरशिप को उन्होंने जस्टिफाई करना होता था तो वो क्या करते थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो चेंज कर देते थे सेमी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, और वो क्या करते थे, वो जो करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती थी उसको वो टॉपल कर दिया करते थे। इसीलिए हमारी सोसाइटी के अंदर सिविल अनरेस्ट बहुत ज्यादा रहा। हमारी सोसाइटी में मिलिट्री और सिविलियन रिलेशनशिप जो है वो बहुत खराब रहा, तो उसमें इंस्टेबिलिटी रही। 2010 के बाद जब 18वीं तरमीम हुई उसके बाद जाके कहीं अभी हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टेबल होती हुई नजर आती हैं, कि सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं अब डिक्टेटरशिप का आना बहुत मुश्किल है, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को इंश्योर किया 18th अमेंडमेंट ने, और उसने हमारे ये डिक्टेटरशिप पे ब्रेक लगाई कि कोई अब डिक्टेटरशिप अगर आएगा, कोई मिलिट्री अगर प्रेसिडेंट बन के तो हमारे मुल्क पे डिक्टेटरशिप लगाना चाहेगी तो वो अब नहीं काम हो सकता 18th अमेंडमेंट के बाद। तो ये चीज जितनी भी है ना, ये हम देखेंगे जब हम कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जब हम 18th अमेंडमेंट देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस हो, पाक अफेयर हो, करंट, अगर आपने इस दफा सीएसएस के पेपर देखे हो तो उसमें 18th अमेंडमेंट हर जगह पे पूछी गई है। पॉलिटिकल साइंस में, फिर आपके पाकिस्तान अफेयर के अंदर, करंट अफेयर के अंदर ये डिबेट चलती रही है। तो हम लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे डिटेल में कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी इस एमसीक्यूज का आंसर करते हुए मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑपरेशन मिडनाइट जैकल था वो बेनजीर की गवर्नमेंट को 1996 में टॉपल करने के लिए जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। नंबर 18 है व्हिच गैस वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड वॉर 1। इनमें से वो कौन सी गैस थी जो वर्ल्ड वॉर 1 में पहली मर्तबा यूज की गई? क्लोरीन। वो है क्लोरीन। मस्टर्ड गैस यूज हुई थी। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 हुई कब थी? किस ईयर? 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है। और इसके खत्म होने पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इंटरनेशनल लेवल पे, वो कौन सी थी? उसका नाम पता है? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, ठीक है जी। एक पेज हो गया, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Who was the president of USA during World War One? World War One के दौरान USA के प्रेसिडेंट कौन थे? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो थे वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अगला है फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल was the most significant event in recent German history and the wall event was took place on। अच्छा, इसके लिए ना आपने सिंपल एक शॉर्टकट तरीका याद रखना है। बर्लिन वॉल की जहां पे भी बात आए ना, आपने 999 याद रखना है। 9 नवंबर 1999। यस।
ठीक है, आपने 9 नवंबर 1989, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नंबर 21, 100-year war was fought between, किन दो ममालिक के दरमियान 100 साल की जंग लड़ी गई? फ्रांस एंड इंग्लैंड। यह है ऑप्शन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, Yes. इन दोनों के दरमियान। अच्छा, मैं मजीद इनमें अभी डिस्कशन में नहीं जा रहा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना उसके आगे या जिससे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकलते होंगे, मैं जस्ट वो डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हम मैक्सिमम आज 50+ के करीब एमसीक्यूज जो आज कवर करें। नंबर 22 है, पांडा इज फाउंड इन विच कंट्री, इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसमें China. पांडा पाया जाता है? चाइना। और आपको पता होना चाहिए कि चाइना वो दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जो पूरे दुनिया के पांडास को ऑन करता है, या जो पूरी दुनिया में जितने भी पांडास हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, वो चाइना ने वहां भेजे हुए हैं। वो चाइना जब चाहे वहां से वो पांडास को वापस बुलवा सकता है। ठीक है, ये एक पांडा डिप्लोमेसी शुरू की गई थी। सॉरी, इसका नेशनल एनिमल भी पांडा है चाइना। हाँ जी, उसकी इसकी एक वजह है क्योंकि जो पांडा है ना, पांडा हो गए या कोआला हो गए, ये बहुत रेयर स्पीशीज है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना के अंदर ही थ्राइव करती है। ठीक है, तो पूरी दुनिया के अंदर जिस मुल्क के अंदर भी इस टाइम पे पांडा मौजूद है ना, वो चाइना की मलकियत है और चाइना जब चाहे उसको वापस बुलवा सकता है। एक वक्त था जब यूनाइटेड नेशन में, आपको पता ना कि चाइना जो है वो एक परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन की। लेकिन Yes, एक sir. वक्त था जब चाइना से उसकी ये वीटो पावर और परमानेंट स्टेटस जो है उसका यूनाइटेड नेशन का वो ले लिया गया था, और पाकिस्तान की हेल्प से जो है वो चाइना के स्टेटस को रिस्टोर करवाया गया था। पाकिस्तान ने उसको सजेस्ट किया था कि आप पांडा डिप्लोमेसी शुरू करें, जो फिर आपको मतलब वो चाइना ने हर मुल्क में पांडास भिजवाए थे एज अ डिप्लोमेसी आइटम कह लें, या एक पीस का वो निशान समझ के कह लें कि दूसरे मुल्कों के साथ पीस लविंग रिलेशंस कायम करने के लिए जो है उसने हर मुल्क में, क्योंकि पांडा एक रेयर स्पीशीज थी जो किसी और कंट्री में नहीं पाई जाती थी, तो चाइना ने पाकिस्तान के सजेशन के ऊपर पांडा डिप्लोमेसी शुरू की गई, जिसके नतीजे में उसको यूएन की मेंबरशिप, जो उसका परमानेंट स्टेटस था वीटो पावर होने का, वो उसको वापस मिल गया था। ठीक है, ये भी एक, जब हम यूएन डिस्कस करेंगे उसमें हम ये इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, फाटा के अंदर कितनी एजेंसीज थी? 7 एजेंसीज थी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ नेशनल एंथम? हमारे नेशनल एंथम का रनिंग टाइम कितना है, कितने सेकंड्स में वो कंप्लीट हो जाता है? 120 एग्जैक्टली Yes, जो है वो हम कहते हैं 1 मिनट 20 सेकंड, तो वो 80 सेकंड्स बनते हैं। 80 सेकंड जो है वो हमारे कौमी तराने का जो है रनिंग टाइम। तो हमारा कौमी तराना लिखा किसने था? हफीज जलाली। हफीज जलाली। प्लीज ऊंचा बोला करें ताकि सब तक आपकी आवाज है। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो किसने कंपोज किया हुआ है? कम ऑन, कोई बताए कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है हमारे नेशनल एंथम का, जो पीछे ट्यून बजती है, वो किसने कंपोज किया है? या आप लिख लें अपने पास कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। ये है अहमद जी चागला, अहमद गुलाम चागला जो हैं, इन्होंने हमारा जो नेशनल एंथम का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो उन्होंने कंपोज किया था। और बैकग्राउंड म्यूजिक पहले कंपोज हुआ था 1949 के अंदर, और जो लिरिक्स हैं वो लिखे गए 1952 के अंदर। ठीक है, पहले हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया गया, देन 1952 के अंदर लिरिक्स लिखे गए, और फिर 13 अगस्त 1954 को ये ऑफिशियली जो है कौमी तराना अप्रूव कर दिया गया था नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। ठीक है सर, एक एमसीक्यूज मैंने देखा नेक्स्ट था, Yes. ये किस मतलब प्रेसिडेंट के सामने ये पढ़ा गया था? हाँ, तो उस टाइम कौन थे? उस टाइम पे तो प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं था 1954 के अंदर। सिकंदर मिर्जा थे सर, मतलब गवर्नर थे। गवर्नर जनरल आप शायद पूछ, अच्छा आप एक्सटर्नल पूछना चाह रही हैं कि किसने किस फॉरेन प्राइम प्रेसिडेंट के सामने पढ़ा गया? जी सर, फॉरेन प्रेसिडेंट। हाँ, आई थिंक वो ईरान है, ईरान के प्रेसिडेंट थे, उनके सामने पढ़ा गया था, आई एम नॉट रॉन्ग।
नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द वर्ड पाकिस्तान। इनमें से वो कौन है चौधरी जिन्होंने पाकिस्तान चौधरी रहमत रहमत अली। 1933 चौधरी रहमत अली किस ईयर में था? 19 अच्छा ये क्लैश है, कहीं पे 1933 को करेक्ट किया जाता है, कहीं पे 1932 को। तो जहां पे अब ये वाला अगर क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यूज के तो यहाँ तो 1932 की ऑप्शन दी होगी और बाकी सारी कोई और होंगी, तो आपने 1932 पे करेक्ट करना है। लेकिन अगर दिया हो 1933 और फिर 1932 की ऑप्शन 33 ट्रांसलेट था चौधरी रहमत अली का नाउ और नेवर सजेस्ट किया था। और उसका ये है ना आई नहीं था, पाकिस्तान में जो आई है उसके अंदर आई नहीं मेंशन था, पाकिस्तान था उसका नाम, ये आई बाद में इंसर्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन द नेशनल एंथम। ये मैंने आपको बताया था, कितने स्टैंजास हैं, ये कितने बंद हैं? ठीक है, 3 बंद है हमारे नेशनल एंथम के अंदर। Who was the last Mughal emperor to sit on the peacock throne? ये पीकॉक थ्रोन जो है ये बनाया, ये है मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, ये आखिरी मुगल एम्परर हैं जो पीकॉक थ्रोन पे बैठे थे। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पीकॉक थ्रोन जो है ये एक किस्म का वो था तख्त जिसको उर्दू में बोलते हैं, ये बादशाह के बैठने का तख्त था जो बनाया था शाहजहां ने। कोहिनूर भी जो है वो भी जो अंग्रेज थे उन्होंने ये मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन ये नादिर शाह पहले लेकर गया और फिर उसके बाद अंग्रेज लेकर चले गए। सबसे पहले नादिर शाह ने हमला किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, वो ईरान से आया था, उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हमला किया और पीकॉक थ्रोन और जितने भी खजाने थे और कोहिनूर हीरा था वो लेकर चला गया और फिर वहां से वो हीरा जो है वो आज क्वीन एलिजाबेथ II के ताज में लगा हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोहम्मद शाह रंगीला है, ऑप्शन सी। नंबर 28 है हाउ मेनी रेडियो स्टेशंस वर वर्किंग एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। कितने रेडियो स्टेशन थे? 5 सर। ये है ऑप्शन ए, 3 रेडियो स्टेशन थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगला है वेयर द पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेट अप। पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पे लगाया गया? कराची। लाहौर सर, लाहौर। कराची में लगाया गया। लाहौर में पहला टीवी स्टेशन था। नंबर 30 है ब्लाइंड डॉल्फिन्स, ये कहाँ पाई जाती है, किस दरिया के अंदर? इंडस के अंदर। नेक्स्ट है जेहलम और चेनाब कहाँ पे मिलते हैं, किस पॉइंट पे? कोट मिटन, त्रीमू पे आके मिलते हैं। कोट मिटन पे तो 5 दरिया मिलते हैं ना आके, हमारे जो पंजाब के 5 दरिया वो कोट मिटन पे आके मिलते हैं, फिर वो अटक के अंदर से जाके तो डेल्टा बनाते हैं आगे को। पर ये जो है जेहलम और चेनाब का पूछा गया, ये त्रिमू में आपको ना एक मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम देखेंगे जब पाकिस्तान की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे ना उसमें हम बैराजेस और डैम्स को हम देखेंगे, तो उसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी बैराजेस हैं ना वो हमने देखने, और ये जो नाम दिए हैं ना त्रिमू, पंजनद, रसूल और खान की, ये बैराजेस और हेडवर्क्स के नाम है। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए कि ये कहाँ पे हैं, किस सिटी के अंदर है, ये किस दरिया के ऊपर है, ये आपको सब पता होना चाहिए। ICU स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन बी। सनलाइट इज मेड ऑफ, सनलाइट कितने रंगों का मिल के बनती है? 7 रंगों से। और स्पेक्ट्रम जो है वो कितने रंगों से मिलकर बनता है? ये भी 7, ये भी 7 कलर से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच कंट्री हैज नो रेलवे ट्रैक। इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ पे रेलवे ट्रैक नहीं है? अफगानिस्तान। लेकिन अगर अब जो है वो जैसे यहाँ से USA ने अपनी पावर को रिमूव कर लिया है और रास्ता खोल दिया चाइना के लिए, और यहाँ पे पाकिस्तान जो हम उनके नेबर हैं, हमारे यहाँ पे CPEC जो बन रहा है, चाइना ये अब ट्राई कर रहा है, और पाकिस्तान ने भी बल्कि USA के एग्जिट के बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों ने CPEC की एक्सटेंशन अफगानिस्तान के अंदर डालने के लिए उनको ओपनली इनवाइट कर दिया। तो अगर वहां पे वो CPEC को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि मोस्ट चांसेस है कि वो कर लेंगे, तो वहां पे फिर रेलवे ट्रैक लग जाएगा।
क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ से फिर जब ट्रेन चलेगी ट्रेड के लिए, तो वो अगर चाइना ने अफगानिस्तान को इंक्लूड करना है तो फिर वो ऊपर तक जाएगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स तक, देन वो जाएगा टर्की में, फिर रशिया तक उसका जो है प्लान है सीपैक को एक्सटेंड करने का। तो उससे ना सिर्फ चाइना को, पाकिस्तान को, सारे जितने भी कंट्रीज उसमें जुड़ते जाएंगे बीआरआई के अंदर। बीआरआई जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो सीपैक है। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया है पाकिस्तान के अंदर। अगर ये पूरा रीजनल कनेक्टिविटी हो जाएगी तो इससे सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को नहीं, पूरे ओवरऑल रीजन को फायदा होगा और कंट्रीज को आपस में भी बहुत सारे फायदे होंगे। अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो वार्म वाटर पोर्ट्स हैं वो जितनी भी कंट्रीज ऊपर तक हैं एक्सेप्ट फ्रॉम टर्की, सारे जो है वो पाकिस्तान, टर्की भी यूज करेगा लेकिन उसके पास ऑलरेडी एक और पोर्ट भी है यूज करने के लिए। वो यहाँ से बाकी जितने भी कंट्रीज हैं वो यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट नेशनल एंथम ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा है द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड? जापान का। मैं आपको कल बताया था। जापान का जो नेशनल एंथम है वो 906 AD में लिखा गया, और उसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो फिर तकरीबन 1880s के अंदर आके उसके बैकग्राउंड स्कोर लगाया गया। ठीक है, तो सबसे पुराना एंथम जो है वो जापान का है। द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड वो किसका है? ये भी जापान का है, ये भी जापान का है। ठीक है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मैं आपको बता रहा था वो भी जापान का है। नेक्स्ट है व्हाट इज बिग बेन? इनमें से क्या चीज है जिसको बिग बेन कहते हैं? बिग बेन। और ये कहां पर है? किसी को नहीं पता? गैलेक्सी स्टार। ये काफी मशहूर जगह है सर। क्लॉक एट ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्ड। एग्जैक्टली, ये है क्लॉक है ये एक, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट की सिटिंग होती है। ये क्लॉक है बहुत बड़ी। ठीक है, बिग बेन ये लंदन के अंदर है। ठीक है, आपने अक्सर वो देखा होगा एक, अगर आप में से किसी ने वो लंदन की वीडियोस वगैरह देखी हो तो वहां पे एक बहुत बड़ा वो एक जायंट व्हील टाइप जगह है, जायंट व्हील है जिसके अंदर लोग बैठ के पूरे लंदन का व्यू। उसके बिल्कुल साथ जो है बिग बेन की बिल्डिंग है जहाँ पे पार्लियामेंट बैठती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसी के पास ही फिर आगे थोड़ा बकिंगम पैलेस है। बकिंगम पैलेस जो है वहाँ पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड रहती है। बिग बेन के अंदर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सिटिंग होती है, और जो पीएम है ब्रिटिश जो पीएम है वो रहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पार्लियामेंट कहाँ बैठती है ब्रिटिश, क्वीन कहाँ रहती है और पीएम कहाँ रहता है। ये आपको क्लियर है कि मैं रिपीट करूं? सर रिपीट कर दें। ये जो यहाँ पे पूछा हुआ है बिग बेन का, ये बिग बेन का पूछा हुआ है, यहाँ पे बैठती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट है ना, वैसे ही ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है, उनकी जो नेशनल असेंबली है और उनकी जो सेनेट है, ठीक है, वो बैठती है वहां पे। उनके उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, उनकी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को। वो दोनों जो है उनकी सिटिंग बिग बेन के अंदर होती है, उनकी पार्लियामेंट को। ठीक है, जो क्वीन है उधर की क्वीन रहती है बकिंगहम पैलेस के अंदर। बकिंगहम पैलेस ये उस महल का नाम है जहां पे क्वीन रहती है, क्वीन एलिजाबेथ II रहती है, बकिंगहम पैलेस। ठीक है, और जो पीएम है वो रहता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन अर्थ सरफेस? 97%। अच्छा मुझे सबसे पहले बताएं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर 97% है। पूरी दुनिया के अंदर कितने परसेंट अर्थ जो है लैंड है और कितने परसेंट वाटर है? 70% वाटर और 30% लैंड। एग्जैक्टली 70-30 है। 70% वाटर है और 30% जो है वो लैंड है। और 70% के अंदर जो है 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है। सिर्फ 3% जो है वो फ्रेश वाटर है।
और उसमें से भी जो फ्रेश वाटर है ना 2 to 2.5% वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। यस बाकी सारा 1.5 to 1% जो है वो लेक्स, अंडर वाटर रिजर्व्स और इस तरह की चीजों में है। फ्रेश वाटर वो होता है जो आप डायरेक्टली पी सकते हैं, और ये सॉल्ट वाटर जो है इसमें मिनरल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, ये आप इसको प्योरीफाई किए बगैर आप पी नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट इन। किस ईयर में बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी गई? वाटरलू जगह है 1815 के अंदर, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी गई। ठीक है, ये मेन कैंप जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। किस बंदे की ऑटोबायोग्राफी है? ये एक ना रशियन वर्ड है, ये मेन कैंप, उधर पता नहीं है कि कैसे पढ़ा जाता है, अब हम उसको अपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पर ये मेन कैंप जो है एडोल्फ हिटलर की जो है बायोग्राफी है। ठीक है, नेक्स्ट है हु कंपोज द वर्सेस ऑफ नेशनल एंथम। किसने नेशनल एंथम के को कंपोज किया? अहमद नदीम कासमी, हफीज जलंधरी। यार कैसे हो सकता है ये? पूरी ऑप्शंस पढ़े अच्छे से। नेशनल एंथम किसने लिखा हमारा? हफीज जलंधरी सर। तो आप कैसे क्या हो रहा है आपको? हारिस जी आपने अभी जवाब दिया है। नो सर, कोई और था। अच्छा, नेशनल एंथम ये दोबारा सुन लें। नेशनल एंथम जो है ये अब्दुल असर हफीज जलंधरी, हम सिर्फ हफीज जलंधरी को देखते हैं, पूरा नाम है उनका अब्दुल असर हफीज जलंधरी। ये नॉर्मली वैसे पूछा नहीं जाता, सिर्फ हफीज जलंधरी लिखा होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हफीज जलंधरी ने हमारा नेशनल एंथम लिखा और उसका म्यूजिक जो है कंपोज किया अहमद गुलाम चाकला ने। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसमें सबसे ज्यादा लाइटेस्ट गैस है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 सर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पीपल विद डिफेक्ट्स। कहाँ पे डिफेक्ट हो तो डायलिसिस करना पड़ता है? किडनीज में। डायलिसिस जो है एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है वो, जिनकी किडनीज काम नहीं करती, किडनीज वो काम करती हैं आपकी बॉडीज में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने। जिनकी किडनीज खराब होती है किसी वजह से, तो वो बॉडी में से वेस्ट रिमूव करने के लिए उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। और ये जो लॉर्ड मेयो है, इन्होंने क्या काम करवाया था? मैंने आपको कल बताया था। लॉर्ड मेयो ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला सेंसस कंडक्ट करवाया था, मर्दमशुमारी करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ। कहाँ का किंग? फ्रांस का। ठीक है, स्पेन का कोई कैपिटल बताएगा? मैड्रिड। ठीक है, who was the first Asian to have received the Nobel Prize in 1913? मदर टेरेसा। नहीं, इनको बहुत बाद में मिला है। ये है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको सबसे पहले जो है ना, ये फर्स्ट एशियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और इन्होंने बाद में वापस भी कर दिया था जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद एज प्रोटेस्ट जो है उन्होंने अपने इस नोबेल प्राइज को वापस भी किया था अंग्रेजों को। नेक्स्ट है CPU इज द एब्रिविएशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, which bank provided 80 million rupees loan for making first budget of Pakistan? हबीब बैंक लिमिटेड। HPL ने जो है 80 मिलियन का लोन दिया था फर्स्ट बजट ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए। आप इमेजिन करें उस टाइम पे हमें कितने कम पैसे लग रहे थे, और आज हमारा बजट ट्रिलियन में है। और तब देखा किसी ने जो लेटेस्ट बजट की समरी आई है? यस सर। ये आप ना प्लीज इसको करंट जो आपके चल रहे हैं उनको आप जरूर ये स्टैट्स देखा करें। और ये
आपको पता होना चाहिए कि हमारा फिस्कल ईयर जो है वो किस डेट पे एंड होता है। हर साल फिस्कल ईयर जो है हमारा वो किस डेट पे खत्म होता है और किस डेट पे स्टार्ट होता है। सर 31 मई पे एंड होता है। 31 जून को एंड होता है और फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1 जुलाई को आपका नया बजट आता है पूरे साल का। सही है, ये आपने याद रखना है। आपने इसको ऐसे याद रखना है कि एक साल में 6 महीने होते हैं ना, तो फर्स्ट 6 महीने यानी कि जून 31 तक आपका फिस्कल ईयर पिछले वाला जो है वो एंड हो जाता है और नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो है वो अगले 6 महीने यानी कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है व्हेन द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान। 1974। 1974। ठीक है। कलर का हार लेक कहाँ पे है? चकवाल। चकवाल में आती है। डायबिटीज इज अ डिजीज ऑफ पेनक्रियास। किस चीज की कमी की वजह से जो है वो डायबिटीज हो जाती है? पेनक्रियास जैसी क्या चीज बनाता है? इंसुलिन। जब पेनक्रियास कम बनाता है तब डायबिटीज जो है हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है। हड़प्पा सिटी जो है किस रिवर के बैंक पर है जनाब? रावी रिवर इंडस। रावी पे इंडस पे नहीं है। वो जो दूसरी है ना हमारी, क्या नाम है? इंडस। एक तो हड़प्पा है, दूसरा क्या है हमारा? मोइंजोदड़ो। वो इंडस के ऊपर है। जो हमारा हड़प्पा है ये रिवर रावी के ऊपर है। अब जो हम अगला है ये सिम स्टैंड्स फॉर। ये सिम वो है जो हम मोबाइल में लगाते हैं, उसकी ये एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म उन्होंने पूछी हुई है। बी। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये है सिंगल इनलाइन मॉड्यूल। ए ऑप्शन। सर बी नहीं है, बी है। बी होगा सर, बी है। आर यू श्योर? मुझे तो इसका ए लग रहा है, सिंगल इनलाइन मॉड्यूल जो समझ लिया। नो सर बी है। अच्छा, मैं इसको कंफर्म करके ना आपको बताता हूँ, पर अभी इसको छोड़ दें फिर। यस ठीक है, मैं इसको मेरे हिसाब से इसको सिंगल इनलाइन मॉड्यूल होना चाहिए। चले नेक्स्ट पेज। अच्छा हाँ, आपने ये मुझे इसी एमसीक्यू से एक चीज याद आ गई जो हम कुछ दिन पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था। पूरी वर्ल्ड के अंदर लैंडलॉक कंट्रीज की तादाद जो है, मैंने आपको 42 बताई थी, एक बच्चे ने कहा था 44 है। तो जो 44 है वो करेक्ट है। जी सर, आपने बताया था। थैंक यू करेक्ट करने के लिए मुझे भी। मैंने इसको बाद में आपको बताना भूल गया, अभी मेरे ज़हन में आई है ये बात, तो मैंने दोबारा आपको करेक्ट कर दिया कि 44 जो है वो करेक्ट। सर आप साउथ अमेरिका के नहीं जो है ना काउंट कर रहे थे? साउथ अमेरिका में भी है ना 2 लैंडलॉक। हाँ, आई गेस मैंने उधर के नहीं काउंट किए, तो 44 आप प्लेस करें। और एशिया का हमने उस दिन सही बता दिया था, 11 एशिया के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हिच इज सर जी सर एक और क्वेश्चन था। लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो था आपने मनाको बताया था, वो वेटिकन सिटी था। अच्छा, ये फिर कहीं ना पीपीएससी के डाटा रिकॉर्ड के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गूगल जो है हमें अक्सर कोई और बात, जो गूगल पे तो जाहिर है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन पीपीएससी के रिकॉर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ जो बाय एरिया स्मॉल सिटी कंसीडर की जाती है, स्मॉल स्टेट सॉरी कंसीडर की जाती है, वो वेटिकन सिटी है। और बाय पॉपुलेशन जो है वो मोनाको ही है। पर फिर भी मैं इसको ना एक दफा कंफर्म करके आपको बता दूंगा। गूगल पे आई एम श्योर वो बता रहा होगा आपको, वेटिकन सिटी ही बता रहा होगा कि 1000 वहाँ पे पीपल जो हैं वो रहते हैं वेटिकन सिटी में, बाय पॉपुलेशन भी सबसे छोटी। लेकिन पीपीएससी का मैंने आपको जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि जो उस दिन मेरे ज़हन में ना उस डेजर्ट का नाम नहीं आ रहा था, वो डेजर्ट है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है, वो जो कंसीडर किया जाता है वो है चाइना और मंगोलिया दोनों के अंदर कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आप ये पीपीएससी और एफपीएससी के कहीं वन पेपर में आप देखें तो अगर वहां पे सिर्फ चाइना की ऑप्शन दी हुई है ना, तो आपने चाइना को टिक करके आना है करेक्ट ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अगर सिर्फ मंगोलिया की ऑप्शन दी हुई है और बाकी सारे कोई और ऑप्शन में, तो आपने मंगोलिया को टिक करना है। लेकिन अगर चाइना और मंगोलिया दोनों दिए हैं तो आपने सिर्फ चाइना को करके आना है। ठीक है, ये पीपीएससी और एफपीएससी के एमसीक्यूज के डेटाबेस के अंदर ना कुछ उन्होंने ये प्रेफरेंसेस सेट किए हुए हैं, या पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनके, कुछ तो उन्होंने अपडेट नहीं किए हुए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने कुछ चीजों को हमें उस तरह ही लेके चलना पड़ेगा जो पीपीएससी और एफपीएससी के डेटा बैंक में है।
नेक्स्ट पे हम चलते हैं, विच इज बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है, ठीक है, ऑस्ट्रिच जो है वो बिगेस्ट बर्ड है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा। ठीक है जी, सिकंदर मिर्जा जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और ये इलेक्टेड थे या कन्वर्टेड थे? कन्वर्टेड थे। ये जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया ना 23 मार्च 1956 को, उससे पहले ये गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1956 के आइन के अंदर ये ओहदा कन्वर्ट कर दिया गया था प्रेसिडेंटशिप के अंदर। तो जो कन्वर्टेड प्रेसिडेंट थे वो फिर बाय डिफॉल्ट सिकंदर मिर्जा ही थे, लेकिन फर्स्ट आगे जैसे भी पूछा हुआ, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो कौन थे? अयूब खान। वो अयूब खान। और आपको ये पता होना चाहिए कि अयूब खान के खिलाफ कंटेस्ट किसने किया था? किस पर्सनालिटी ने? अयूब खान, फातिमा जिन्ना ने। बिलीव करें, ये ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो आजकल का पाकिस्तान है, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो अयूब खान थे, और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रही थी उनके यूनिट को, वो फातिमा जिन्ना थी। तो जो अयूब खान है, उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, क्योंकि उसका आपको जैसे पता है 70% आबादी जो है वो हमारी अभी भी रूरल एरियाज को बिलोंग करती है। तो रूरल एरिया से बहुत वोट पड़ा था अयूब खान को, लेकिन फातिमा जिन्ना को उनके मुकाबले, आप इमेजिन करें कि जो हमारे कायद थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी बहन, तो उनको नहीं वोट पड़ा, उस अयूब खान को वोट पड़े। तो क्या फिर उस टाइम पे एक नारा भी बड़ा मशहूर हुआ था फातिमा जिन्ना के लिए, ईस्ट पाकिस्तान में नारा लगाया गया कि मादरे मिल्लत आटे की किल्लत। ये नोटबुक्स के अंदर लिखा गया ये नारा, जब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर्स और हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस को, उसके अंदर हम ये चीज देखेंगे और मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा इंशाल्लाह। लिखा हुआ है वहाँ पे, मैंने हाँ सर 56 MCQs में जो ऑप्शन सी को उन्होंने दिया हुआ है, जनरल तो नहीं थे सिकंदर मिर्जा, उनका डेलीगेशन मेजर जनरल नहीं था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऑप्शन में थोड़ा गलत कर दिया है। जनरल जो थे वो अयूब खान थे और सिकंदर मिर्जा जनरल नहीं थे। वो शायद उन्होंने सार्काज़म लिख दिया है, क्योंकि जो एब्रोगेट किया गया था पहला कॉन्स्टिट्यूशन, वो एब्रोगेट किया था सिकंदर मिर्जा ने। तो वो नॉर्मली जो एब्रोगेशन होती है वो मिलिट्री के थ्रू होती है। जो सिकंदर मिर्जा थे, उन्होंने भी अयूब खान की हेल्प लेकर एब्रोगेट किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को। तो शायद इस सार्काज़म में या शायद गलती से उनसे लिखा गया जनरल सिकंदर मिर्जा, पर वो शायद रेफरेंस है कि उन्होंने वो एब्रोगेट किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो एब्रोगेशन जो है वो जनरली लिंक की जाती है मिलिट्री के साथ जब मार्शल लॉ लगता है। सिविल सर्वेंट था ना सर सिकंदर मिर्जा? वो मोहम्मद ब्यूरोक्रेसी में था सर, सिकंदर मिर्जा ब्यूरोक्रेसी में था ना? जी सर, सिविल सर्वेंट था सर, जो मैंने सुना है। जो प्रेसिडेंट है ना आपका, वो किसी भी चीज का पार्ट नहीं होता, किसी दूसरे ऑफिस को रन नहीं कर सकता। ये अब मुझे नहीं आइडिया, शायद ये ब्यूरोक्रेट थे या नहीं थे, लेकिन जितना मेरी नॉलेज में है वो ये है कि अगर आपने प्रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई करना तो आप किसी और गवर्नमेंट ऑफिस को रन नहीं कर रहे होंगे उस टाइम पे। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर, आई हैव ब्यूरोक्रेसी में थे सर। चलिए एनीवेज हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 58 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? जॉर्ज वाशिंगटन। थॉमस जेफरसन थे सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? सर रॉबर्ट वॉलपोल। बिल्कुल, ये वाला अच्छा एमसीक्यूज जो है ना, ये आपके पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव सर। लॉर्ड क्लाइव। दिखाने वालों में थे आपने, ये देख दिखाने वालों करने वालों में से नहीं है, दिखाने वालों में से। तुमने एमसीक्यूज देखने? वाज एट किस जगह पे मुस्लिम लीग की फाउंडेशन? ढाका के अंदर जो है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई। किस ईयर में हुई? 1906 के अंदर, दिसंबर 1906 के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री हु इशूड करेंसी नोट्स इन द वर्ल्ड। चाइना, ठीक है। स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ये किताब किसने लिखी? सैयद अमीर अली, ठीक है। नेक्स्ट है बाबर्स टॉम्ब इज सिचुएटेड इन दिल्ली के अंदर है। और बाबर आया कहाँ से था? किस शहर से आया? फरगाना से। फरगाना जो है वो एक इलाका है उज़्बेकिस्तान के अंदर, ये वहां से आया था। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द पेपर? चाइनीज। US consists on how many states? 50 states 50 states हैं। और ओरिजिनली जब यूनाइटेड स्टेट कॉन्फेडरेशन के थ्रू बनाया गया था उस टाइम पे 13 कॉलोनीज जो थी वो मिला के तो यूनाइटेड स्टेट्स बना था। उस टाइम पे USA के झंडे के ऊपर 13 स्टार्स थे और अभी जो है वो USA के झंडे के ऊपर 50 स्टार्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं 50 स्टेट्स को, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यही रोकते हैं। आज के लिए इतने MCQs हम करेंगे। आप 10 मिनट की ब्रेक लें, उसके बाद आप लोग वापस आइएगा तो मैं आपसे फिर हम लोग क्विज करेंगे और आप सबने वापस आना है। जो बंदा आएगा उसी का ही क्विज होगा फिर, और आज के बाद फिर ये क्विज कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आप लोगों की बेहतरी के लिए तो फिर आपने वापस आना है। 10 मिनट का आपके पास टाइम है, उसके बाद हम क्लास दोबारा रिज्यूम करेंगे, ठीक है सर। जो प्रीवियस क्लासेस में MCQs हुए वो उनका वही जी बिल्कुल वही। ओके, अब रिवाइज कर लें।